हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज द लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों पास किया गया था, क्या रीज़न थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के, और साथ ही हमने कुछ प्रोविजंस देखे थे 1773 एक्ट के। आइए अब देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या चेंजेस किए इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट चेंज ये किया गया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और सब्स्यूम कर दिया गया प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे को अंडर द बंगाल्स कंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को सबॉर्डिनेट बना दिया टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट से पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा कोई और प्रेसिडेंसी किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स इशू नहीं कर सकती थी रिगार्डिंग वॉर और हॉस्टिलिटीज़, और ना ही कोई ट्रीटीज़ नेगोशिएट कर सकती थी विद द इंडियन प्रिंसेस। सेकेंड मेजर चेंज जो इस एक्ट के द्वारा किया गया वो था कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी गई टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस काउंसिल में 4 मेंबर्स जोड़े गए और वो मेंबर्स थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बावेल एंड फिलिप फ्रांसिस। इस काउंसिल को काउंसिल ऑफ 4 के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज को लेके कोई भी सेंट्रल लॉ अगर बनाया जाना है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर बनाएगी। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि गवर्नर जनरल और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के इक्वल वोटिंग राइट्स थे और कोई भी मेजर डिसीजन वोटिंग से लिया जाना था। कहने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल को इस समय लिमिटेड पावर्स ही दी गई थी। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर की टर्म थी 5 ईयर्स। रेगुलेटिंग एक्ट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से था इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया जाना। इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था एट फोर्ट विलियम एट कैलकाटा इन 1774। सर एलिजा एमपी को इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में 3 और जजेस भी अपॉइंट किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास बोथ सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन थी और ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी थी ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, बट सुप्रीम कोर्ट की इंडियन नेटिव्स के ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था क्योंकि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कौन हैं ये इस एक्ट में क्लियर नहीं किया गया था। अब क्योंकि अगर कंपनी बॉम्बे में या कलकत्ता में रूल कर रही है तो वहाँ पे रह रहे सारे लोग, चाहे वो कंपनी के लोग हों या इंडियन नेटिव्स, वो कहलाएंगे तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही। तो ऐसी कन्फ्यूजन इस एक्ट ने क्रिएट कर दी थी। आइए अब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की क्या कमियां थी। इस एक्ट की फर्स्ट ड्रॉबैक थी कि इंडियंस के बारे में इस एक्ट में कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं की गई थी, ना ही इंडियंस के किसी कंसर्न को इसमें एड्रेस किया गया था, पर्टिकुलरली तब जब इंडियंस ही इस कंपनी को टैक्सेस पे करते थे। इस एक्ट की सेकंड ड्रॉबैक ये रही कि ये करप्शन को कॉम्बैट करने में बिल्कुल फेल रहा। ये बात इस बात से भी प्रूव होती है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सीरियस करप्शन चार्जेस लगाए गए थे एंड इनफैक्ट ही वॉज इम्पीच्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 ग्रुप्स बढ़ गए थे, हेस्टिंग्स ग्रुप एंड द फ्रांसिस ग्रुप। इस एक्ट की थर्ड ड्रॉबैक थी कि गवर्नर जनरल को कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी। इनफैक्ट गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चारों मेंबर्स की इक्वल वोटिंग पावर थी। इस वजह से कई बार गवर्नर जनरल अपनी विशेष के एक्ट को पास नहीं करवा पाते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की फोर्थ मेजर ड्रॉबैक ये रही कि इसने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश तो किया लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन को ठीक से डिफाइन नहीं किया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की यही ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसको हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।